श्रीलंका में अनुर कुमार दिसनियाकी जो है अभी उनका नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये व्यक्ति एक मार्क्सवादी अप्रोच के थ्रू इसने कैंपेन चलाकर पूरे देश के अंदर एक मार्क्सवादी नैरेटिव के तहत सत्ता को हासिल किया है। सवाल ये उठता है आज की डेट में कि श्रीलंका जैसे एक गंभीर देश में जहाँ पर एक मार्क्सवादी सोच का व्यक्ति नया राष्ट्रपति बना है, क्या ये व्यक्ति अपना पूरा टर्म कर पाएगा? क्या श्रीलंका में आने वाले समय में हम पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो हुआ या बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति की संभावना जताई जा सकती है या नहीं? आज के इस वीडियो में इसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति का टेन्योर पूरा होने के लिए और पूरा होने की आवश्यकता क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2009 में जब श्रीलंका में LTTE का क्राइसिस ख़त्म हुआ और जब वो सिविल वॉर ख़त्म हुई, उस समय श्रीलंका ने एक निर्णय 2010 में लिया और वो ये था कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को अब इम्प्रूव करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और श्रीलंका की इकोनॉमी को पूरा का पूरा रीबिल्ड करेंगे। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप परिस्थितियां देखें तो अमेरिका उस समय एक आर्थिक क्राइसिस से गुजरा था और क्योंकि वो आर्थिक क्राइसिस 2007 में जो अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, इसके कारण 2010 में परिस्थिति ऐसी थी कि अमेरिका डायरेक्टली श्रीलंका के अंदर उसकी अर्थव्यवस्था को रीबिल्ड करने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो आना नहीं चाहता था। वो अपने इंटरनल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए श्रीलंका को उसने निगलेक्ट किया। जैसे ही वो चीज़ हुई, इस चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया उस समय चीन ने ये सोचा कि अगर मान लीजिए अमेरिका इस समय यहाँ पर श्रीलंका के अंदर आके उसकी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने के लिए उसकी मदद नहीं कर रही है, तो श्रीलंका हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट बनेगा जिसके तहत हम श्रीलंका से एंगेज करें, अपनी प्रेजेंस बनाएं। और चीन को दूसरी चीज़ जो लगी वो ये थी कि यदि हम श्रीलंका के साथ एंगेज भी करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण लोकेशन कुछ ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का जो व्यापार का रूट है, जिसको हम ट्रेड रूट कहते हैं इंटरनेशनल सीज का, उसमें श्रीलंका की लोकेशन चीन के आने वाले फ्यूचर व्यापार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। 2010 में महिंदा राजापक्षे जो उस समय का राष्ट्रपति था, जब अमेरिका ने साथ नहीं दिया और अमेरिका पीछे हटा रहा, तब इसने उस समय चाइना को इनवाइट किया। चाइना को इनवाइट करके चाइना के थ्रू इसने इकोनॉमी की रीबिल्डिंग का कार्य चालू किया। चाइना सबसे पहले एक काम करने में सक्षम रही, उसने यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट जो है, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक एक्सटेंशन आर्म है और चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी उसकी इंटेलिजेंस के तहत काम करता है, उसको श्रीलंका को रीबिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। यानी कि चाइना के मन में पहले दिन से खोट था, वो श्रीलंका की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए किसी भी प्रकार से श्रीलंका की मदद श्रीलंकन्स के लिए नहीं, बल्कि उसमें ये देख रहा था कि उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। जब उसने यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के लोगों को श्रीलंका भेजा तो वो और कोई नहीं बल्कि उस समय चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के बेसिकली खुफिया एजेंट थे। उन्होंने आकर पूरी श्रीलंका की इकोनॉमी को स्टडी करके महिंदा राजापक्षे को एक सुझाव दिया। सुझाव में उसने ये बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को यदि सुधारना चाहते हैं तो दो चीज़ों को अव्वल कीजिए। सबसे पहले तो कि आप अपने पर्यटन सेक्टर को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपकी लोकेशन ऐसी है, आपके आसपास समुद्र है चारों तरफ। यदि आप पर्यटन को मजबूत करेंगे तो उससे पूरे विश्व तौर से जितने भी पर्यटक हैं वो आपके देश आएंगे। जब वो पर्यटक आपके देश आएंगे उससे आपको विदेशी मूल्य मिलेगा और वो पैसे से आप जो है अपने आर्थिक परिस्थिति को भी मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा, उन्होंने साथ में चीन लोगों ने ये भी सुझाव श्रीलंका के उस समय महिंदा राजापक्षे को दिया कि आप पर्यटक सेक्टर को तो बढ़ाइए ही बढ़ाइए, लेकिन आप अपने लोगों को इस चीज़ में भी ट्रेन कीजिए कि श्रीलंका एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बने। आप कुछ ऐसे सेक्टरों में पैसा लगाइए कि जिस चीज़ को आप मैन्युफैक्चर करके पूरे विश्व तौर पर एक्सपोर्ट करें। चीन ने ये तक बोला कि आपको एक्सपोर्ट करने में समस्या इस कारण से भी नहीं आएगी क्योंकि आपकी लोकेशन ऐसी है कि चारों तरफ समुद्र है और ये सी रूट्स हैं। ये समुद्र का जो लोकेशन आपका ऐसा है कि यहाँ पर विश्व व्यापार होता है बहुत भारी मात्रा में, तो आती जाती समुद्री व्यापार वाली जो बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं, आप उनको भी अपना एक बेसिकली ट्रांजिट हब बनाकर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में महिंदा राजापक्षे ने चीन की बात सुनते हुए इन दोनों चीज़ों को अमल किया। उसने पहले तो एक पर्यटक इकोनॉमी बनाई, बहुत सारे रिजोर्ट्स बीच के आसपास क्रिएट कर दिए। जो सेंट्रल श्रीलंका, इनलैंड श्रीलंका है, वहाँ पर उसने जो पहाड़ियाँ थी, कैंडी वगैरह जैसे जो हैं, उन जगहों पर उसने बेसिकली वहाँ पर भी रिजोर्ट्स बनाए। साथ साथ छोटे छोटे सेक्टरों में उसने
माइक्रो लेवल पर, स्मॉल स्केल लेवल पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाकर महत्वपूर्ण तरीके से श्रीलंका को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन दिया। अब 2010 से लेकर 2020 तक सब कुछ बढ़िया चला, क्योंकि 2020 तक श्रीलंका में परिस्थिति ऐसी थी, पर्यटक आते थे, टूरिज्म होता था, एक्सपोर्ट होता था, लोगों के पास नौकरी भी थी, या तो हॉस्पिटैलिटी में या इंडस्ट्री में। जब 2020 में कोरोना काल आया, इस कोरोना काल के आने के बाद समस्या सबसे पहले ये हुई कि पूरी पर्यटक इकोनॉमी ठप हो गई। लाखों की मात्रा में जो श्रीलंकन उस समय पर्यटक इकोनॉमी के साथ होटल रिजॉर्ट्स में जुड़े हुए थे, वो एकदम से बेरोजगार हो गए। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये हुई कि 2020 में कोरोना काल के बाद जैसे ही पूरे के पूरे विश्व तौर की सप्लाई चेन्स ठप हुई, तो उस समय श्रीलंका का एक्सपोर्ट पूरा डिप कर गया। अब इसके कारण उस समय श्रीलंका में बहुत सा क्राइसिस हुआ। 2021 में हमने ये भी देखा था कि श्रीलंका में लोग जो है सड़कों पर उतर आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस समय गोताबाया राजपक्षे की जो सरकार थी 2022 में फाइनली हटी। और 2022 में लोगों के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, जब गोताबाया राजपक्षे जो महिंदा राजपक्षे का ही भाई था, जब उसकी सरकार हटी तो रनिल विक्रमसिंघे उस समय आया। अब देखिए 2022 में परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। 2022 में अब अमेरिका जो है श्रीलंका को एक नए नजरिए से देख रहा था, क्योंकि अमेरिका की 2022 में वो परिस्थिति नहीं थी जो अमेरिका की 2010 में थी। अमेरिका अब 2022 में ये चीज समझ चुका था कि रनिल विक्रमसिंघे को अगर कंटिन्यू करना है तो उसको गोताबाया राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे जैसे लोगों की जो नीतियां हैं उनको बेसिकली बदलना होगा। अमेरिका के मन में दो बेसिकली पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट 2022 में ये था कि हमें श्रीलंका में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पहले तो वेस्टर्न कंट्रीज का नियो लिबरल एजेंडा को श्रीलंका में अपनाए, और दूसरी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो चीन को बेसिकली श्रीलंका में अंडरकट करे, चीन के इन्फ्लुएंस को घटाए, और चीन को किसी भी तरीके से कोई बढ़ोतरी श्रीलंका में ना मिले। इस परिस्थिति में यह हुआ कि रनिल विक्रमसिंघे जो है, क्योंकि उसके संबंध भारत से पुराने लेवल पर अच्छे रहे थे, भारत जो है पहले भी चंद्रिका कुमारतुंगा नाम की एक लेडी जो उस समय पहले भी राष्ट्रपति रह चुकी हैं, उनके संबंध भी क्योंकि भारत से हमेशा अच्छे रहे थे, तो भारत की तरफ से भी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट दी गई, वो अमेरिका को यही दी गई कि रनिल विक्रमसिंघे एक राइट कैंडिडेट होगा जो चीन के इन्फ्लुएंस को अंडरकट करने में आपकी भी और हमारी भी मदद करेगा। तो गोताबाया राजपक्षे को हटाकर जब रनिल विक्रमसिंघे फाइनली 2022 में आया, तो रनिल विक्रमसिंघे ने आते सार सबसे पहले यही चीज करी, उसने बेसिकली पूरे श्रीलंका में एक न्यू लिबरल एजेंडा अपनाने की कोशिश करी। अब जैसे ही उसने न्यू लिबरल एजेंडा को अपनाया और वेस्टर्न कंट्रीज की गोद में बैठ के उनकी नीतियों को अपनाकर फिर से वही एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और ये सब चीजें उसने शुरू करी, जाहिर सी बात है कि चीन अपने पिछले 12 साल के इन्फ्लुएंस को खत्म नहीं होने देगा। चीन ने पिछले 12 सालों में दो चीजें करी थी। एक, उसने आइडेंटिफाई किया था कि मार्क्सवादी सोच के लोग कौन कौन हैं, और चीन को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पिछले 12 सालों में 2010 से लेकर 2022 तक जो मिली थी, उसको ये समझ आया था कि बेसिकली श्रीलंका में 1980 के दशक में एक संगठन बना था। उस संगठन का नाम था बेसिकली जनता विमुक्ति पेरुमना। जनता विमुक्ति पेरुमना जो है, ये बेसिकली एक जेवीपी जिसको हम कहते हैं, जनता विमुक्ति पेरुमना, ये एक ऐसा संगठन था जो पहली बात तो भारत के खिलाफ हमेशा से एक नीति रखता हुआ आया है, और इस नीति के तहत वो भारत को हमेशा से श्रीलंका में नेगेटिव नजरिए से देखता हुआ आया है। दूसरा, चीन ने ये भी देखा कि जनता विमुक्ति पेरुमना के जो लोग हैं, जिस बेसिकली संस्था से और संगठन से ये बंदा जो अनुर कुमार है, जो अब नया राष्ट्रपति बना है आज, ये व्यक्ति भी उसी संगठन से जुड़ा था। अब उसकी सोच मार्क्सवादी सोच थी। तो 2022 से जैसे ही रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंदर एक न्यू लिबरल एजेंडा चालू किया, उसी समय चीन के यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट ने जनता विमुक्ति पेरुमना जो है, जो कि 1980 के दशक से एक्टिव थी, उसको मोबिलाइज किया। और 2022 में आपको जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा कि एक अर्गल्या मूवमेंट नाम की एक मुहिम चलाई गई। इस मुहिम को चलाने वाले मार्क्सवादी सोच के लोग थे, इस मुहिम को चलाने वाले जनता विमुक्ति पेरुमना से जुड़े हुए लोग थे। इस मुहिम को चलाने का जो लीडर था वो था बेसिकली और कोई नहीं, जो नया आज का राष्ट्रपति है, अनुर कुमार दिसनायका। अब सबसे बड़ी बात क्या है, चीन ने मार्क्सवादी सोच को 2022 से अग्रेसिव लेवल पर सोसाइटी के अंदर डिस्पर्शन शुरू किया। देखिए, अगर रनिल विक्रमसिंघे उस समय अमेरिका के न्यू लिबरल एजेंडा को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो इस एजेंडा में क्या था? तीन चीजें। सबसे पहला, अमेरिका के पूंजीपति श्रीलंका में आकर प्रोजेक्ट करने चालू करे। दूसरा, अमेरिका के जितने भी आसपास के नेबर और जितने भी अमेरिका के सो कॉल्ड एलाइज हैं, जिसमें से तीन खास करके साउथ कोरिया, जापान
और साथ में यूरोपियन संघ के कई देश, इन सारे लोगों को अमेरिका ने दूसरे लेवल पर बोला कि आप लोग भी श्रीलंका में जाकर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स यानी कि पूंजी लगाइए और इन्वेस्टमेंट के तहत वहां पर प्रोजेक्ट्स कीजिए, क्योंकि रणनील विक्रमसिंघे आपको मदद करेगा। तीसरा, उस समय अमेरिका ने इस न्यू लिबरल एजेंडा को एग्जीक्यूट करने के लिए श्रीलंका में भारत को भी अनुमति दी और बोला कि आप भी अपने पूंजीपतियों को बोलिए और यहाँ पर श्रीलंका में आकर अपनी पूंजी लगाइए। अब देखिए, रणनील विक्रमसिंघे एक तरीके से पूरा प्राइवेटाइजेशन बेस्ड, पूरा रिफॉर्म IMF के, वर्ल्ड बैंक की निगरानी में और अमेरिका के न्यू लिबरल एजेंडा को एग्जीक्यूट कर रहा था। जाहिर सी बात है कि जितनी पूंजी लगाई गई श्रीलंका में 2022 से 2024 तक, इसमें अमेरिका का दबाव श्रीलंका में ग्रेजुअली बढ़ा। इससे भारत को भी एक दबदबा मिला पूरे श्रीलंका में। लेकिन अमेरिका और भारत जो बेसिकली भूल कर गए वो ये थे कि जनता विमुक्ति पेरुमना को पकड़ के अनुर कुमार की लीडरशिप में जो चीन यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के थ्रू ग्राउंड लेवल पर अर्गल्या मूवमेंट के तहत मार्क्सवादी सोच को लोगों के प्रतीक पहुंचा रहा था, हम उस चीज को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि भारत, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन संघ, ये सारे के सारे लगे थे रणनील विक्रमसिंघे के साथ एक सुपर स्ट्रक्चर टॉप लेवल पर एंगेज करने के लिए। और चाइना ने बेसिकली क्या किया? चाइना ने 2022 से अर्गल्या मूवमेंट के तहत जो सब स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, उसके ऊपर जाकर मार्क्सवादी सोच को लोगों को ग्रामीण इलाकों में गरीबों के प्रतीक जाकर उकसाना शुरू किया, जिसका नतीजा हम आज की डेट में देख रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या। 2024 के चुनाव से पहले अनुर कुमार, जो कि मार्क्सवादी कैंडिडेट था जिसको चाइना की पूरी बैकिंग थी, उस बंदे ने क्या नैरेटिव चलाया? सबसे पहला नैरेटिव उसने ये चलाया कि भाई यदि मैं श्रीलंका का नया राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं पहले ये करूंगा कि मैं गरीबों के हित की लड़ाई लड़ूंगा। दूसरा, उसने कहा कि गरीबों की हित की लड़ाई लड़ने का तरीका ये है कि जितनी निजी पूंजी है, इस पूरी की पूरी पूंजी को और सारे जितने पूंजीवाद हैं, इन सबको देश से भगाना होगा। यानी कि ये बंदा खड़े होकर आउटराइट अमेरिका को, भारत को, जापान को, कोरिया को, यूरोपियन संघ को एक आउटराइट चैलेंज दे रहा है। और इसने वो चैलेंज लोगों के प्रतीक बोला कि यदि आप मुझे वोट करेंगे तो आप देखिएगा कि इन सारे पूंजीपति जो इन देशों से आए हैं, इनको इन हमारे श्रीलंका के देश से भगा दिया जाएगा। तीसरा, उसने ये बात बोली जो कि बहुत खटकती थी लोगों को, खास करके एक वर्ग के श्रीलंका में, कि उसने ये बोला कि जितने भी श्रीलंका में अमीर वर्ग के लोग हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं श्रीलंका की आर्थिक परिस्थिति के, क्योंकि इन लोगों ने सारी पूंजी अपने पास रखी है। इनकी वजह से पूरे श्रीलंका में इनइक्वालिटी है, इनकी वजह से श्रीलंका के अंदर आज की डेट में गरीबी है। तो उसने गरीबों के प्रतीक जाकर ये नैरेटिव चलाया कि यदि आप अगर आज की डेट में गरीब हैं तो आप गरीब सिर्फ ये इन चंद देशों की वजह से नहीं जो पूंजी लगा रहे हैं, आप गरीब श्रीलंका के कई ऐसे एक वर्ग की वजह से भी हैं जो कि सारी पूंजी को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा है। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, ये पूरे इमोशनल सेंटीमेंट के तहत उसने जब लोगों को उकसाया, तो सरप्राइजिंग बात यह है कि मार्क्सवादी सोच को श्रीलंका में मानने वाले हमेशा से 3% से ज्यादा लोग कभी भी नहीं थे। और क्योंकि 3% लोग ही केवल मार्क्सवादी अप्रोच को मानते थे श्रीलंका में, इसलिए वो कभी भी सत्ता को हासिल करने की परिस्थिति में नहीं थी। लेकिन 2022 अर्गल्या मूवमेंट से लेकर 2024 चुनाव तक जो यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के चीन के थ्रू अनुर कुमार को सहायता मिली, उस सहायता के तहत मार्क्सवादी सोच की जो अप्रोच है, इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई। ये 3% वर्ग से बढ़कर अब 40% वर्ग तक पहुंचा, क्योंकि अभी हाल ही में श्रीलंका के चुनाव में जब 40% से ज्यादा लोगों ने अनुर कुमार को वोट करके जिताया, इससे ये बात तो सहमत हो जाती है कि मार्क्सवादी थिंकिंग के जो ये लोग हैं और चीन की बैकिंग वाले जो लोग हैं, इन्होंने सोसाइटी में अपनी पकड़ बनाई है, इन्होंने सोसाइटी के सब स्ट्रक्चर के साथ, जैसा मैंने आपको बोला, काम किया है। अब देखिए होगा क्या, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं कोई बहुत बड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं, कुछ नहीं, बट मेरा जो अपनी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग मुझे बताती है, वो 2-3 चीज़ों की तरफ मेरे को लेके जाती है। हो सकता है आप मुझसे असहमत हो, मैं आपके भी व्यू का रिगार्ड करता हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे ये कहती है कि इस समय अनुर कुमार की जो कैंपेन था, इस कैंपेन में जो उसने नैरेटिव रचा है, इस नैरेटिव को बेसिकली जीवित देखना अमेरिका के हित में बिल्कुल नहीं है। अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा इस समय, खास करके जब वो 2 बड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। वो क्या है अभी बताता हूँ कि भाई पहली बात तो कि उसका दबदबा घटे। अब 2 बड़ी चीज़ें कौन सी? पहला कि वो बिल्कुल इस समय नहीं चाहता है किसी भी परिस्थिति में कि चीन का दबदबा ऐसे देश में बढ़े जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री लोग व्यापार कर रहे हैं।
अब आप अमेरिका की परिस्थिति को सोचिए 1 मिनट के लिए। अमेरिका इस समय रेड सी के अंदर हूती रिबेल्स जो कि ईरान से सपोर्टेड है उनसे लड़ रहा है। अमेरिका इस समय ईस्ट चाइना सी से लेके साउथ चाइना सी तक का जो एरिया है वहां पर चाइना के अग्रेशन से लड़ रहा है। अमेरिका के पास इस समय व्यापार के लिए यदि 2 इलाके बचते हैं जहां से वो सक्षम तरीके से, एक सरल तरीके से व्यापार कर सकता है, वो है पहला इंडियन ओशन और दूसरा है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में इस समय अमेरिका के दबाव को कोई टक्कर देने वाली पावर और शक्ति अभी तक पैदा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि यदि मुझे पैसिफिक ओशन से लेकर इंडियन ओशन तक अगर अपने ट्रेड को सिक्योर्ड रखना है तो मैं इंडियन ओशन में इस समय कोई भी ऐसा देश नहीं चाहूंगा, खास करके श्रीलंका जैसा तो कतई ही नहीं, जो कि चाइना की गोद में बैठ जाए। अब यानी कि यहाँ पर देखिए श्रीलंका में क्या हुआ है। मार्क्सवादी सोच का व्यक्ति जो कि चीन की बैकिंग से इलेक्ट हुआ है, ये व्यक्ति अगर श्रीलंका में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इंडियन ओशन के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण देश जो कि एक ग्लोबल ट्रेड ट्रांजिट हब भी है इस समय साउथ एशिया की तरफ से, उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के कारण वो यदि अगर चीन के कंट्रोल में जाएगा तो अमेरिका जाहिर सी बात है कि इस कंट्रोल को वो तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी चीज, अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक का जो पूरा बेल्ट है जिसके तहत वो आज की डेट में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम शॉर्ट में क्वाड बोलते हैं, उसको अग्रेसिवली लेके चल रहा है। पैसिफिक ओशन में उसने ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस का एक अलायंस कॉल्ड ऑकस बना रखा है। उस ऑकस के तहत भी वो ये इंश्योर कर रहा है कि चीन का दबदबा पैसिफिक ओशन तक ना पहुंचे, और वो दूसरी कोशिश ये कर रहा है कि चीन का दबदबा इंडियन ओशन में जो है वो घटे। तो एक चीज तो तय दिख रही है यहाँ पर, पहली बात कि अमेरिका श्रीलंका में किसी प्रकार की शांति तो नहीं चाहेगा। दूसरी चीज, अमेरिका को अब यह भी पता है कि यदि श्रीलंका के अंदर मार्क्सवादी सोच का व्यक्ति अगर आया तो ये सबसे पहले क्या करेगा। अनुर कुमार ने अपने पूरे कैंपेन में क्या बोला, उसने कहा कि भाई जिन जिन देशों से पूंजी आई है और जितने भी इन देशों के पूंजीवाद हैं, पूंजीपति हैं, इन सबको मैं देश से बाहर निकालूंगा। यानी कि ये तो अमेरिका के ऊपर एक अपफ्रंट असॉल्ट है। ये व्यक्ति खड़े होकर अगर ये बात बोल रहा है कि अमेरिका की निजी कंपनियां, भारत की निजी कंपनियां, उनके करे हुए सारे प्रोजेक्ट्स यदि हम इनको रिव्यू करके कैंसिल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के जो पूंजीपति हैं इसका प्रभाव उन पे पड़ेगा। और आज की डेट में अमेरिका कभी भी ऐसी परिस्थिति पूरे विश्व तौर पर पैदा नहीं होने देगा किसी भी ऐसे देश में जहां पर खास करके उसके पूंजीपतियों को एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के तहत लॉस हो रहा हो। आप बांग्लादेश का सिनेरियो देखिए। आज से 1.5 महीना पहले बांग्लादेश में अमेरिका ने जो परिस्थिति पैदा करी, वो परिस्थिति उसने पैदा क्यों करी, उसका कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि वो चाहता था कि बांग्लादेश का नंबर 1 चीन से जो संबंध है वो कटे, टूटे। और दूसरा वो क्या चाहता था कि बांग्लादेश की टेरिटरी अगर मुझे एक प्रकार की बेस बन के मिल जाए तो उसको, बांग्लादेश को बेस बनाकर मैं चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकता हूं। तीसरी चीज समझिए कि बांग्लादेश में अमेरिका की उस प्रकार से कोई पूंजी नहीं लगी हुई थी। अमेरिका के कोई बहुत सारे पूंजीपति जो हैं किसी भी तरीके से बांग्लादेश में व्यापार नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ चीन को काउंटर करने के एक नैरेटिव के तहत उसने बांग्लादेश में रिजीम गिरा दिया। यहाँ पर अब आप सोचिए कि श्रीलंका में क्या परिस्थिति है। श्रीलंका में परिस्थिति ये है कि यहाँ पर तो उसकी पूंजी भी लगी है, यहाँ उसके पूंजीपति भी आए हुए हैं, उन पूंजीपतियों ने पैसा भी लगाया हुआ है। और एक चीज मत भूलिएगा कि अमेरिका ने अकेले पैसा सिर्फ यहाँ नहीं लगाया, अमेरिका ने अपने कहने पे अपने दोस्तों को, जापान को, कोरिया को, यूरोपियन यूनियन के कई देशों को भी बोला है कि आप पैसा लगाइए। आज की डेट में अमेरिका ये चीज तो कतई ही नहीं चाहेगा कि आने वाले समय में उसके कहने पे जिन लोगों ने पूंजी आज की डेट में लगाई है श्रीलंका में कि उनको भी किसी प्रकार का लॉस हो। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका इस समय श्रीलंका को बांग्लादेश से बहुत गहरी तरीके से देख रहा है। अब दूसरी चीज समझिए, यदि अमेरिका को किसी प्रकार का रेजिम चेंज अगर करने की आवश्यकता श्रीलंका में होती है तो एक चीज समझ आती है उसको कि उसको भारत की आवश्यकता बहुत होगी, क्योंकि जो भारत का इंटरवेंशन श्रीलंका में रहा है वो आज का नहीं, पिछले बल्कि 70 सालों से रहा है। और हम अलग किसी वीडियो में भारत और श्रीलंका के इतिहास की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत का इंटरवेंशन कितना गहरा रहा है। तो आज एक चीज तय है कि अगर अमेरिका को किसी प्रकार की रेजिम के खिलाफ कोई भी लड़ाई अगर श्रीलंका में लड़नी है तो उसको भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, पहली बात।
अब आप इसको एक पैरेलल लेवल पर ड्रॉ करके देखिए बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में। बांग्लादेश में भी अगर रेजिम चेंज उसको करना था अमेरिका को, तो अमेरिका ने उस समय उस मुसलमान देश में किसकी मदद ली? आईएसआई की। तो अमेरिका आज की डेट में यूज एंड थ्रो करता है लोगों को। जब उसको जरूरत पड़ी, आज मान लीजिए बांग्लादेश में आईएसआई की, उसका प्रयोग किया, शेख हसीना के खिलाफ रेजिम चेंज किया। उसको जरूरत पड़ेगी श्रीलंका में किसी प्रकार की, हो सकता है कि शायद वो भारत की रॉ के साथ एंगेज करे। तो एक चीज तो तय है कि आज एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जो कि बांग्लादेश से ज्यादा गंभीर है अमेरिका के लिए। मेरा ऐसा खुद का अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे यही कहती है कि पहली बात, ना तो ये व्यक्ति अपना पूरा टेन्योर कर पाएगा और ना ही श्रीलंका के आगे के जो समय है 4 से 5 साल के, वो स्टेबल रहेंगे। मुझे जो 2 चीजें होती हुई दिखती हैं वो ये है कि पहला, अब जोड़ तोड़ की राजनीति श्रीलंका में दोबारा वापस आएगी। हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में आप इस चीज को ऑब्जर्व करें कि ओपोजिशन पार्टीज के जो इस समय लोग हैं श्रीलंका में, वो बाहरी ताकतों का मदद लेके, बाहरी ताकतों से सपोर्ट लेके शायद अनुर कुमार की सरकार को गिराने की कोशिश करें। और अगर वो सरकार खुद ही नहीं गिरती है, यानी कि कुछ पैसे के खेल से अगर उनके कुछ सांसद खरीद के एक नई कोलिशन की सरकार नहीं बनती है, तो फिर अंत में अमेरिका के पास वही बांग्लादेश का ऑप्शन रिपीट करने का पूरी प्रोबेबिलिटी दिखती है। तो आगे बांग्लादेश वाला सिनेरियो श्रीलंका में होने की संभावना सबसे ज्यादा है। इतना जरूर है कि श्रीलंका इस मोमेंट पे आने वाले समय में कोई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देख सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैं कह रहा हूं फिर से, हो सकता है कि आप शायद मेरे असेसमेंट से डिफर करें, पर मैं आपके भी व्यू का रिगार्ड करता हूं। पर मेरी समझ मुझे ये कहती है, आने वाले 4 से 6 महीने के समय को देखते हैं, फिर जो भी परिस्थितियां होंगी एक और वीडियो बनाकर आने वाले समय को फिर से एनालाइज करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के बाद कम से कम आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि श्रीलंका इस समय किस जंक्चर पर है। धन्यवाद।